दोस्तों अगर आपको फाइटिंग मानवा देखना सबसे ज़्यादा पसंद है तो यह मानवा आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इस कहानी का मेन कैरेक्टर एक बुली बॉय होता है जो कि कमज़ोर लोगों को परेशान करता है और अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन वह एक गुंडे का बेटा भी होता है और उसका अंकल उसे सबक सिखाने के लिए एक स्कूल में दाखिला करा देते हैं। लेकिन जब उसका सामना असली मॉन्स्टर से होता है तो उसकी हवा निकल जाती है और वह किस तरह से उन मॉन्स्टरों का सामना करता है ये देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस कहानी की शुरुआत एक बिल्डिंग से शुरू होती है जहाँ पर एक बुढ़िया कह रही होती है कि अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गई, क्योंकि ये सिटी की सबसे अच्छी बिल्डिंग है। यहाँ पर और आपको अच्छे दाम पर किराए का रूम मिल जाएगा। अगर आप इस कमरे में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। रसोई घर के अलावा आप बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपका सबसे ज़्यादा अच्छा कमरा होने वाला है, क्योंकि मैंने इसे खुद तैयार किया है। और वैसे भी आपके पास जितने भी पैसे हैं मैं आपको इसे दे दूंगी। इसमें आपको असली वाइब आने वाली, एक हीरो वाली वाइब। आपका कैसा लगा ये मकान? ये मकान सबसे ज़्यादा अच्छा है। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोरिया ने कोई जंग लड़ी हो और यह मकान उसमें टूट फूट गया हो। कितना ज़्यादा बेकार मकान है। और ये सुनने के बाद वह बुढ़िया कहती है कि लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मजाक करते हो। ये मजाक काफ़ी ज़्यादा हंसाने वाला था। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है। इसका नाम वांग होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वांग की नज़र किसी पर जाती है और हम देखते हैं कि कोई लड़की वांग को देख रही होती है। लेकिन देखने के बाद वह तुरंत अपना कमरा का बंद कर देती है, जिसे देखने के बाद बुढ़िया बात को संभालते हुए कहने लग जाती है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। इस बिल्डिंग के अंदर इज्जतदार लोग रहते हैं जिन्हें मैंने खुद ने कमरा दिया है, क्योंकि मुझे तुम एक अच्छे लड़के लगे हो इसलिए मैंने तुम्हें यह कमरा दिया है, नहीं तो मैं तुम्हें कोई भी कमरा नहीं देती। अच्छा तो मैं यहाँ से चलती हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम इस कमरे में अच्छी तरीके से रहोगे और रूल रेगुलेशन को फॉलो करोगे। कमरे के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और ये कहने के बाद वह बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि वांग अपने कमरे में आ जाता है और कहने लग जाता है कि सच में आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा बेकार था। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता था लेकिन मेरी नई शुरुआत ही बेकार हुई। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरा पैसों का बैग खुल गया और सारे पैसे सड़क पर बिखर गए। ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई दानवीर हूँ जो लोगों को पैसा बांट रहा हूँ। सच में ये कितना ज़्यादा बेकार है। मेरे पास कितना सारा पैसा था और वह सारा हवा में उड़ गया। अब मेरे पास सिर्फ किराए के मकान के लिए ही पैसे बचे हैं। लेकिन खैर छोड़ो, इन सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी नई शुरुआत तो बहुत ही ज़्यादा बेकार गई है, लेकिन कम से कम मैंने ये ड्रेस तो ले ली। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और ये मुझे कम दामों पर मिल गई। कम से कम इससे मैं बाहर तो निकल सकता हूँ। फिर इसके बाद वांग पर कोई कॉल आता है और कोई चिल्ला कर कहता है कि सियोल क्या तुम पागल हो गए हो? और ये सुनने के बाद वांग कहता है कि अंकल आपको ज़्यादा चिल्लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्या आप मेरे कान के पर्दों को फाड़ देना चाहते हैं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे बार बार कॉल मत कीजिए। मैं नहीं आने वाला, मैं वहाँ पर वापस नहीं लौटूंगा। और ये सुनने के बाद अंकल कहता है कि गधे कमीने कहीं के, तू मुझे बिना बताए ही सियोल चला गया। क्या तुझे सियोल का पछवाड़ा भी पता है? वैसे तू वहाँ पर करना क्या चाहता है? तुझे मुझे बताकर जाना चाहिए था। और ये सुनने के बाद वांग बताता है कि अगर मैं आपको बताकर जाता तो आप मुझे रोक लेते और आप मेरी कोई भी मदद नहीं करने वाले थे, इसलिए मैं वहाँ से भाग कर आ गया। और आपको मुझे ढूंढने के लिए गुंडों को भेजने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हमें पता चलता है कि उसका अंकल एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है जो कि सारे गुंडों को कंट्रोल करता है। और उसका अंकल कहने लग जाता है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं वहाँ पर रहने के लिए। तुम वहाँ पर करना क्या चाहता है? क्या तू कुछ पैसे लेकर चला है? और ये सुनने के बाद वांग बताता है कि हाँ, जब मैं घर से गया था तो मेरे पास कुछ पैसे थे और मैंने आपके कमरे से एक पैसों भरा बैग उठा लिया था। और यह सुनने के बाद अंकल कहता है कि तो उसमें कितने सारे पैसे थे? जिसे सुनने के बाद वांग बताता है कि हाँ, जब मैं चला था तो उसमें कम से कम 500,000 वॉन थे। मैं इतने ही पैसे लेकर चला था, लेकिन आपका बैग रास्ते में ही खुल गया। अब मेरे पास सिर्फ 50 वॉन ही बचे हुए हैं। और यह सुनने के बाद अंकल कहता है कि क्या कहा, कितने पैसे ले गया था? और वांग बताता है कि हाँ, जब मैं चला था तो मेरे पास 500,000 वॉन थे। और ये सुनने के बाद उसका अंकल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि बादशाह कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई उन पैसों को चुराने की? वह मैंने कितने मेहनत से जुटा किए थे। तुझे क्या लगता है कि पैसे पेड़ में उगते हैं और तूने चुरा कर ले गया और सारे पैसों को बिखेर भी दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई उन पैसों को चुराने की? तुझे पता है कि मैंने उनके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की थी। मैंने एक सट्टा लगाया था, तब जाकर मैंने इतने सारे पैसे हासिल किए थे। और मेरे गुंडों ने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी, तब जाकर मैंने 50 मिलियन वॉन इकट्ठा किए थे। और तूने वे सारे पैसे दुनिया को बांट दिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब हरकत करने की? और यह सुनने के बाद वांग कहता है कि अंकल ह्यूंग, आप ज़्यादा गुस्सा मत होइए। और यह सुनने के बाद अंकल कहता है कि तुझे ह्यूंग कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। और यह सुनने के बाद वांग कहता है कि अंकल आप ज़्यादा गुस्सा मत होइए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा।
और ये सुनने के बाद उसका अंकल कहता है कि तो तू कहना चाहता है कि तू मेरे 50 मिलियन वॉन चुका देगा, लेकिन किस तरह से चुकाने वाला है यह भी बता दे। और ये सुनने के बाद वांग बताता है कि हाँ, मैं सियोल के अंदर आ गया हूँ, तो मैं यहाँ पर डिलीवरी का काम स्टार्ट करने वाला हूँ और धीरे धीरे आपके 50 मिलियन वॉन चुका दूंगा। ये मेरे लिए ज़्यादा बड़ी कीमत नहीं है। और ये सुनने के बाद अंकल कहता है कि तो तुझे लगता है कि 50 मिलियन वॉन तेरे लिए कुछ भी नहीं है? क्या तू वहाँ पर डिलीवरी का काम करने के लिए गया था? तुझे मुझे बताकर जाना चाहिए था। क्या तूने कोई प्लान बनाया? और ये सुनने के बाद वांग कहता है कि नहीं अंकल, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, लेकिन मैं यहाँ बिना सोचे समझे आ चुका हूँ नई शुरुआत करने के लिए, और आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। क्या आपके पास कोई प्लान था? मुझे नहीं लगता कि आपके पास भी कोई प्लान है। और यह सुनने के बाद उसका अंकल कहता है कि चलो तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तुम्हें वहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सियोल के अंदर तेरा एक स्कूल में दाखिला करा देता हूँ, वहाँ पर तू पढ़ना लिखना और आगे बढ़ना। और यह सुनने के बाद वांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मेरी लड़ाई के बीच में ये स्कूल कहाँ से आ गया? आपको स्कूल को बीच में घुसाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आगे नहीं पढ़ने वाला। और ये सुनने के बाद उसका अंकल कहता है कि अगर तू पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? और जिस स्कूल में मैंने तेरा दाखिला कराया है वह कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं है, वह एक हाई स्कूल है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े मास्टर रहते हैं। अगर तू वहाँ पर सबको बीट कर कर नंबर 1 बन जाता है और वहाँ से ग्रेजुएट कर लेता है तो मैं तेरे 50 मिलियन वॉन माफ़ कर दूंगा। तूने जितने भी पैसे चुराए हैं मैं सारे माफ़ कर दूंगा, और इसके अलावा मैं तुझे फंड भी दूंगा जिसमें बहुत सारे पैसे होंगे। तेरा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तुझे ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तू वहाँ पर एक बार नंबर 1 बन जा। और ये सुनने के बाद वांग कहता है कि लगता है कि मेरा अंकल पागल हो गया है, वह कुछ ज़्यादा ही दयालु बन रहा है। आप कहना चाहते हैं कि मैं एक स्कूल पर कब्जा कर लूँ? यह तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैं इसे आसानी के साथ कर सकता हूँ। लगता है कि आप अपनी शर्त हारने वाले हैं। और यह सुनने के बाद अंकल कहता है तो तुझे लगता है कि तू उस स्कूल पर कब्जा कर लेगा, लेकिन वह कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं है। देखता हूँ कि तू क्या चीज़ है, जिनसे तेरा सामना होने वाला है वे कोई छोटे मोटे मॉन्स्टर नहीं है, वे एक असली हैवान है। तो इसके लिए तैयार हो जा। फिर इसके बाद हमें इस स्कूल के बारे में बताया जाता है जो कि गैंगॉक हाई स्कूल है, जो कि सियोल में पड़ता है। ये कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं है जो कि अपनी पढ़ाई के लिए जाना जाता है। ये ऐसा स्कूल है जो कि अपनी गुंडागर्दी और अपने कमीनेपन के लिए जाना जाता है। सियोल के जो भी गैंगस्टर हैं वो इस स्कूल में आकर दाखिला लेते हैं और यहाँ से ग्रेजुएट होकर बाहर जाते हैं और अपनी गुंडागर्दी और ड्रग्स जैसे काम करते हैं। ये स्कूल अपने कमीनेपन के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर छोटा सा छोटा मॉन्स्टर होता है, वह भी एक गैंग के बराबर होता है। और यहाँ के जो बॉस हैं वे स्कूल को लीड करते हैं, जिन्हें हराना नामुमकिन है। और यहाँ की पुलिस भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, जिनकी पहचान बड़े बड़े लोगों तक है और इनका कोई भी सामना नहीं कर सकता। हमारे मेन कैरेक्टर वांग का सामना इन्हीं लोगों से होने वाला है जो कि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर हैं। और हम देखते हैं कि वांग इनके बारे में सोच रहा होता है और कहने लग जाता है कि अंकल ने मुझे उस स्कूल में ग्रेजुएट होने के लिए कहा है और कहा है कि मैं उस स्कूल में जाकर कब्जा कर लूँ। यह तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। मैंने बहुत सारे स्कूलों पर कब्जा किया है और यह भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। फिर इसके बाद हमें उस स्कूल को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जैसा कि उसके अंकल ने बताया हुआ होता है, यह स्कूल वैसा ही होता है। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर होते हैं जो कि एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और उनकी नज़र किसी पर जाती है और हम देखते हैं कि वे वांग को ही घूर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद वांग कहता है कि ये गधे के बच्चे मुझे क्यों घूर रहे हैं, लगता है कि इनको मरना है। लेकिन जो यहाँ पर मैं काम करने के लिए आया हूँ सबसे पहले मुझे वह काम करना होगा। और वैसे भी अंकल ने मुझे क्या बेकार काम दे दिया है, लेकिन पैसों के लिए तो मुझे यह काम करना ही होगा। और हम देखते हैं कि वह अपनी क्लासरूम को ढूंढ रहा होता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि यही मेरा क्लासरूम है, चलो यहाँ पर चल के देखते हैं। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेज़ी के साथ अपने कमरे को खोलता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अंकल ने मुझे इस स्कूल में कब्जा करने के लिए भेजा है, वैसे भी वह मेरी ताकत के बारे में जानता है, तो उसने ये स्कूल ही क्यों चुना? लगता है कि इसमें कुछ तो खास होगा, लगता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वांग की इस हरकत को देखने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वांग को घूर घूर कर देख रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद वांग कहता है कि ये बंदर मुझे ही क्यों घूरे जा रहे हैं? जब से मैं इस स्कूल में आया हूँ ये लोग मुझे ही घूरे जा रहे हैं, लगता है कि इनको सबक सिखाना होगा। और वांग की इस हरकत को देखने के बाद कुछ बंदे कहने लग जाते हैं कि ये बेवकूफ़ इंसान यहाँ पर क्या करने के लिए आया है और यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रहा है। और दूसरे लड़के कहने लग जाते हैं कि लगता है कि यह पागल हो गया है, इसे शायद पता नहीं है कि यह किसका क्लासरूम है, इसे सबक सिखाना होगा। और हम देखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ वांग अपनी बेंच पर आकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर कहने लग जाता है कि सुअर के शकल को
मैं हूँ वांग डैम और मैं डेजोन से आया हूँ। मैं आप सबसे एक छोटी-सी बातचीत करना चाहता हूँ, क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो?" लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसकी नज़र किसी पर जाती है और हम देखते हैं कि उसकी नज़र एक मोटे पर जाती है और मोटा भी वांग को देखने के बाद थोड़ा-सा चौंक जाता है और जैसे ही उसे देखता है, हम देखते हैं कि वांग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे मारना चाहता है और ये देखने के बाद मोटा कहता है कि, "हे! तू करना क्या चाहता है?" और जैसे ही वांग पीछे मुड़कर देखता है, हम देखते हैं कि सारे के सारे बंदों के हाथों में किताबें होती हैं और वे वांग को ही घूर रहे होते हैं। जो स्कूल अपनी गुंडागर्दी के लिए जाना जाता है, वहाँ पर ये बादशाह किताबें लेकर पढ़ रहे होते हैं और ये देखने के बाद वांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वे वांग से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हों और वांग कहने लग जाता है कि, "हे! तुम कमीने, तुम यहाँ पर पढ़ क्यों रहे हो? क्या तुम मेरे साथ नाटक करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें तो लड़ाई करना चाहिए और तुम इसके अलावा पढ़ रहे हो। इसका क्या मतलब है? क्या तुम लोगों को मुझे बेवकूफ़ बनाना है? अगर तुमने कोई लड़ा नहीं तो मैं उसे चुन-चुन कर मारूँगा।" और ये देखने के बाद वह मोटा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि, "हे! तू हमें परेशान क्यों कर रहा है? हम तो यहाँ पर आराम से पढ़ रहे हैं। अगर तूने हमें ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की तो मैं तेरी टाँगें तोड़ दूँगा। तुझे शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ।" और ये सुनने के बाद वांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस मोटे को एक ज़ोरदार लात मारते हुए कहने लग जाता है कि, "ले तोड़ मेरी टाँगें। तेरी हिम्मत हो कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? तुझे मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ।" और हम देखते हैं कि इस हरकत को देखने के बाद सारे के सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि, "हे! तू ये क्या कर रहा है?" जिसे सुनने के बाद वांग के गुस्से के साथ कहता है कि, "मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो लड़ाई करनी चाहिए और लड़ाई के अलावा तुम सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम लोगों ने मुझे पागल समझ के रखा है?" और ये सुनने के बाद एक बंदा कहता है कि, "तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू अभी बाहर से आया है इसलिए तुझे इस स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता। बेहतर होगा कि तू शांति के साथ बैठ जाए और कुछ भी ना करे।" और यह सुनने के बाद बाकी के बंदे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह पंक करना क्या चाहता है? क्या ये हमें मारने के लिए आया है? हम तो बस यहाँ पर शांति के साथ पढ़ना चाहते हैं और ये बेवकूफ़ गधा और हमें परेशान कर रहा है, हमें मारने पीटने की कोशिश कर रहा है। जिसे सुनने के बाद वांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैं भी तो तुम लोगों से यही पूछना चाहता हूँ, आखिरकार तुम लोग मेरे सामने नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम तो बिल्कुल गुंडे और बास्टर्ड सूअर की औलाद हो। तुम आखिरकार लड़ना क्यों नहीं चाहते? और ये गधा मेरे सामने ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है जैसे ये पढ़ने की कोशिश कर रहा है? इनकी शक्लें देखने से ही पता लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बदमाश है जो कि लड़ाई करने में अपना ध्यान देता है और ये मेरे सामने ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे ये एक बहुत बड़ा पढ़ाकू है। आखिरकार तुम लोगों को किसने डरा कर रखा है? क्या तुम लोगों को किसी ने चाकू दिखाया है जिसकी वजह से तुम लोग डरे हुए हो? जल्दी से मुझे बताओ कि वह कौन है, मैं तुम्हारे लिए उसे सबक सिखा सकता हूँ। और यह सुनने के बाद एक बंदा वांग के ऊपर एक किताब फेंक कर मारता है और कहने लग जाता है कि तूने तो अपनी लाइन टॉस कर दी है, अब तो हमारे हाथों से नहीं बचने वाला, इसे मार डालो। और यह सुनने के बाद तो वांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वह लड़ने के लिए ही आया हुआ होता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि अब इसमें मज़ा आने वाला है, तुम लड़ने के लिए तैयार हो चुके हो। और हम देखते हैं कि वांग एक कुर्सी को उठाता है और उन बंदों पर फेंक कर मारता है जिसमें एक बंदा वहीं पर ही गिर जाता है, लेकिन एक बंदा वांग को मारने की कोशिश करता है पर हम देखते हैं कि वांग उसके हमले से बच जाता है और उस बंदे को एक ज़ोरदार मुक्का दे मारता है। और हम देखते हैं कि यह मुक्का इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि उस बंदे की तो हवा ही निकल जाती है और वह एक ही मुक्के के अंदर डाउन हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद एक टकला इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं कि वह वांग के ऊपर एक ज़ोरदार मुक्का मारता है। ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार मुक्का होता है और वह टकला कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हमसे फ़ाइट करने की? आखिरकार तो हमसे फ़ाइट क्यों करना चाहता है? और ये सुनने के बाद तो वांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे उस मुक्के से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा होता और वह कहता है कि मुझे तो इसमें मज़ा आता है। और ये सुनने के बाद टकला हैरान हो जाता है और वांग उस टकले को एक ज़ोरदार मुक्का मारता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार होता है, जिससे वह टकला एक ही मुक्के के अंदर डाउन हो जाता है, लेकिन अभी भी वह थोड़े से होश में होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह लड़का कौन है? यह मुझसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि यह लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई होती। वांग अभी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे किताब फेंक कर मारी होती है और वह उस किताब उसके हाथ में भी होती है और वह कहता है कि तूने मुझे ये किताब फेंक कर मारी थी ना, लो मैं तुझे इसे लौटा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वह उस टकले को एक ज़ोरदार किताब मारता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार होती है। पर हम देखते हैं कि वांग यहीं पर ही नहीं रुकता, वह लगातार उसे किताब मार रहा होता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद बाकी के बंदे भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह लड़का क्या है? क्या ये पूरी तरीके से पागल है? वह किस तरह से उसे मार रहा है? और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वांग ने उस टकले की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत कर दी होती है, उसका चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ दिया होता है और वह खुश होते हुए कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, मैंने इसे ख़त्म कर दिया है, अगला मर्द कौन है जो कि मेरा सामना कर सकता है? जल्दी से मेरे सामने आए। लेकिन हम देखते हैं कि वांग की ताकत को देखने के बाद वह सारे बंदे डर चुके होते हैं और उनमें से कोई भी सामने नहीं आता, जिसे देखने के बाद वांग कहता है कि तो तुम मेरा सामना क्यों नहीं करना चाहते? आखिरकार क्या प्रॉब्लम है? और ये सुनने के बाद वह बंदे कहते हैं कि तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है और ये सब
सब क्यों करना चाहता है? जिसे सुनने के बाद वांग कहता है कि तुम चाहे जिसे चाहो बुला सकते हो अपनी मदद के लिए, मैं उससे भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो स्कूल अपनी लड़ाई करने के लिए जाना चाहता है, वहाँ पर इतने ज़्यादा कमज़ोर बंदे होंगे। सच में तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो। मैंने तो ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा तुमसे सामना होगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वांग के पीछे एक मोटा-सा बंदा आता है, जो वांग के बालों को पकड़ लेता है और बड़े ही गुस्से के साथ कहने लग जाता है कि, "हे कमीने बादशाह, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना ज़्यादा शोर मचाने की? मैं 2-3 घंटे से पढ़ ही रहा था और उसके बाद सो ही रहा था, लेकिन तूने शोर मचा दिया। तू इतना नाटक क्यों कर रहा है? हे, यहाँ पर क्या चल रहा है?" जिसे सुनने के बाद वह मोटा कहता है कि होडोंग, दरअसल बात ये है कि जिसे सुनने के बाद होडोंग कहता है कि तो इस बेवकूफ़ ने इस गधे को भी हरा दिया। मुझे यकीन नहीं होता। वैसे भी इससे लड़ना कोई जदी बड़ी बात नहीं थी, इसे हराया जा सकता था। और हम अचानक से देखते हैं कि वांग कुछ अलग करता है। वो एक ज़ोरदार तरीके से घूमता है और होडोंग को एक ज़ोरदार घुटना उसके मुँह पर दे मारता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग यहीं पे ही नहीं रुकता। वो और तरीके से घूमता है और होडोंग को एक चोक लगा देता है और उसकी गर्दन को ही भींच लेता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। और ये देखने के बाद तो बाकी के बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वांग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और हमला करते हुए कहने लग जाता है कि आज का स्पेशल मेन्यू क्या है? सूअर की चर्बी, सूअर का मांस, सूअर का कटले, सूअर का ऑमलेट। आज मैं तुम सबके लिए सब कुछ देने वाला हूँ। और वह जोरदार तरीके से उस होडोंग को बुरी तरीके से मार रहा होता है। उसने मुक्का मार मार कर होडोंग का चेहरा ही बिगाड़ दिया होता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद होडोंग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वह एक जोरदार तरीके से वांग की गर्दन को पकड़ लेता है और ये देखने के बाद वांग भी थोड़ा सा चौंक जाता है। पर हम देखते हैं कि होडोंग की पावर कुछ ज़्यादा ही होती है। वह एक ही हाथ से वांग को उठा देता है और एक जोरदार तरीके से वांग को अपनी दूर फेंक देता है, जिससे वांग उन बंदों से जाकर टकराता है। और वांग होडोंग की पावर को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि इतनी पावर उसने अभी तक देखी नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं कि होडोंग एक जोरदार हमला वांग के ऊपर कर देता है, पर वांग साइड हट जाता है, जिससे वह हमला दूसरे बंदे पर जाकर लगता है, जिससे वह बंदा भी वहीं पर ही खत्म हो जाता है। पर हम देखते हैं कि वांग बड़े ही गुस्से के साथ एक जोरदार मुक्का होडोंग के पसलियों में दे मारता है, जिससे होडोंग की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि होडोंग ने वांग की गर्दन को पकड़ लिया होता है और ये देखने के बाद वांग कहता है कि तो तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी ज़्यादा ताकत है कि तुम मेरी गर्दन को पकड़ सकते हो, लेकिन अगले मुक्के के बाद तो तुम यह सब कुछ भी नहीं करने वाले। और हम देखते हैं कि वांग एक जोरदार मुक्का होडोंग के चेहरे पर दे मारता है, जिससे उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और ये इतना ज़्यादा ज़ोरदार मुक्का होता है कि होडोंग अपने घुटनों के बल आ चुका होता है और कहने लग जाता है कि तुमने मुझे जितने भी मुक्के मारे ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। तुम्हें मुझे हराने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दूँगा। और ये सुनने के बाद वांग कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने मेरी शर्ट क्यों फाड़ी? और ये सुनने के बाद होडोंग थोड़ा-सा चौंक जाता है और जैसे ही वांग की तरफ देखता है, हम देखते हैं कि वांग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और होडोंग ने उसकी शर्ट फाड़ दी होती है, जो कि उसके पास इकलौती शर्ट होती है। और वांग चिल्लाकर कहने लग जाता है कि बादशाह, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी शर्ट फाड़ने की? क्या तू शर्ट के पैसे देने वाला है? मुझे बता। और हम देखते हैं कि होडोंग की नज़र उसके शरीर पर जाती है, जिसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा चोटों के निशान होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वांग ने बहुत सारी फाइटें करी हैं। और ये देखने के बाद होडोंग कहता है कि इसके शरीर में बहुत सारे कट के निशान हैं और ये एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। और हमें होडोंग के बारे में बताया जाता है। होडोंग 19 साल का है और इसकी फिजिकल ताकत और इसकी फाइटिंग स्किल बाकी हाई स्कूल लड़कों से कई गुना ज़्यादा है। और इसका ऑरा ही लोगों को डराने के लिए काफ़ी है। अगर ये किसी को आँख भी दिखा देता है तो वह बंदा अपनी पेंट में ही मूत देता है। लेकिन आज जब वह आँखें दिखा रहा है तो वह डर की आँखें हैं। हम देखते हैं कि होडोंग पूरी तरीके से डर चुका होता है और कहने लग जाता है कि सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। और यह सुनने के बाद वहाँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और होडोंग कहता है कि मैं आपके शर्ट के पैसे दे दूँगा, आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है और ये मुक्का इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि होडोंग उसी मुक्के के अंदर डाउन हो जाता है और उठता नहीं है। और वांग कहता है कि तो तुम्हारा ये बॉस था, ये कितना ज़्यादा डरपोक था, ये तो मेरी एक ही मुक्के के अंदर डाउन हो गया। अब जबकि मैंने तुम्हारे बॉस को हरा दिया है तो तुम्हारा अगला बॉस मैं हूँ, तुम्हें मेरे आगे सर झुकाना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी के बंदे किसी को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और हम देखते हैं कि उस क्लास के अंदर एक और बंदा एंट्री ले चुका होता है, जिसका नाम किम तेसुक होता है और ये किताब पढ़ते हुए अंदर आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद वांग थोड़ा सा चौंक जाता है और
कहने लग जाता है कि मुझे लगा था कि ये कोई इंग्लिश टीचर है, लेकिन आखिरकार ये लड़का है कौन? और ये सुनने के बाद मोटा बताता है कि तो तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम यहाँ पर नंबर 1 बनने के लिए आ गए, तुम तो कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो। और ये सुनने के बाद वांग कहता है कि जो तुझसे पूछा है वही बता मोटे। और ये सुनने के बाद मोटा डराते हुए बताता है कि शायद तुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस क्लास का असली बॉस यही है। अगर तूने इसे हरा दिया तो तू इस क्लास पर ऊपर कब्जा कर सकता है, लेकिन इसे हराना तेरी बस की बात नहीं है, तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये सुनने के बाद वांग तैसुक के पास जाता है और उसकी किताब को छीन लेता है और कहता है कि तो तुम यहाँ पर कोरियन पढ़ रहे हो। और उसकी ये हरकत को देखने के बाद बाकी के बंदे तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि इसने किम तैसुक की किताब छीन ली, इसका क्या मतलब है? क्या ये पागल हो चुका है? क्या ये यहाँ पर मरने के लिए आया है? मुझे समझ नहीं आता कि ये मरना क्यों चाहता है। और वांग खुशी के साथ कहने लग जाता है कि तो तुम लोग यहाँ पर कोरियन सीख रहे हो, सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और जैसे वह उस किताब को खोल कर देखता है उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वह उस किताब को फेंक देता है और कहने लग जाता है कि लेकिन जो भी हो, मुझे लगता है कि तुम इस क्लास के बॉस हो, चलो अब फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ। पर हम देखते हैं कि किम तेसुक अपनी जेब में हाथ डालता है और ये देखने के बाद वांग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि क्या ये अपने पास से चाकू निकाल रहा है, क्या ये मुझे मारना चाहता है। पर हम देखते हैं कि वह अपने पास से एक रुमाल निकालता है और चश्मा साफ करने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वांग कहता है कि यह तो एक रुमाल है और ये अपना चश्मा साफ कर रहा है। और वह कहने लग जाता है कि हे, मुझे बताओ कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो या फिर नहीं, जल्दी से मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर हम देखते हैं कि वह बंदा अपने चश्मे को साफ कर रहा होता है और वांग से कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई गली का कुत्ता मुंह मारने के लिए आ गया है। और ये सुनने के बाद तो वांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मुक्का मारते हुए कहने लग जाता है कि बास्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? चाहे तो कुछ भी हो, मैं तुझे आज सबक सिखा कर रहूँगा। पर हम अचानक से देखते हैं कि किम तेसुक एक जोरदार मुक्का वांग को ही मार देता है और ये इतना ज़्यादा जोरदार मुक्का होता है कि वांग हवा में उड़ जाता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी होती है, उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है और वह ज़मीन पर जाकर गिरता है। और किम तेसुक कहने लग जाता है कि तुम्हारा स्वागत है गैंगॉक हाई स्कूल के सबसे ज़्यादा खतरनाक बदमाशों में। फिर इसके बाद अचानक से वांग की आंखें खुल जाती है और वह कहता है कि बास्टर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। और जैसे उसे अपनी हालत का एहसास होता है वह कहता है कि धत्तेरी की, मैं तो उससे हार गया, ऐसे कैसा हो सकता है। पर हम देखते हैं कि वहीं पर एक चश्मे से लड़का बैठा हुआ होता है जो कहने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें जगा दिया, क्या तुम ठीक हो? और ये सुनने के बाद वांग कहता है कि लेकिन तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ? और ये सुनने के बाद वह लड़का बताता है कि हाँ, तुम स्कूल के मेडिकल रूम में हो, तुम्हारी पिटाई होने के बाद तुम बहुत लंबे समय तक यहाँ पर लेटे हुए थे। मैंने सुना है कि तुम ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो जिसने आते ही ताइसुक से लड़ाई मोल ली और तुम पहली लड़ाई के अंदर हारे गए हो, क्या ये सही है? और ये सुनने के बाद वांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे मुझसे ये कहने की? ताइसुक धोखेबाज है, उसने मेरे ऊपर पीछे से हमला किया, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया इसलिए मैं हार गया, नहीं तो मैं उसे मार डालता, वह मेरे आगे कुछ भी नहीं है। और ये सुनने के बाद वह लड़का बताता है कि हाँ, बस मुझे माफ़ कर देना, लगता है कि मुझसे कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन ताइसुक ऐसा लड़का नहीं है जो पीछे से हमला करे। और ये सुनने के बाद वांग थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ही ताइसुक के ऊपर सबसे पहला हमला किया था। और वह लड़का कहता है कि अरे मैं तो भूल गया, मेरा नाम है सियान और मैं तुम्हारी क्लास का एक स्टूडेंट हूँ, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना पसंद करोगे? लेकिन हम देखते हैं कि वांग थोड़े से एटीट्यूड में होता है और वह उसे हाथ नहीं मिलाता, जिसे सुनने के बाद वह लड़का थोड़ा सा कहता है कि अरे हाँ ठीक है, तुम मुझसे जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो तुम पूछ सकते हो, वैसे भी मुझे लोगों को बताना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सुनने के बाद वांग कहता है कि तो तुम मुझे बताओ कि क्या इस स्कूल में सबसे ज़्यादा ताकतवर ताइसुक है? और ये सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ बताता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वह सबसे ज़्यादा ताकतवर है, वह देखने में बिल्कुल एक कोरियन लेकिन उसकी ताकत एक अफ्रीकन से कम नहीं है। और उसका एक निक नाम भी है जिसे टाइसन कहते हैं और वह यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सिस्टम की वजह से आया है। जिसे सुनने के बाद वांग अपने मन में कहता है कि टाइसन, हाँ ये नाम कहीं पर सुना है, लगता है कि ये कोई बॉक्सिंग चैंपियन है। और वह कहता है कि तुमने एम्प्लॉयमेंट सिस्टम के बारे में कहा, वह क्या चीज़ है? जिसे सुनने के बाद सियान बताता है कि हाँ, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम तो यहाँ पर ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ कि हमारा स्कूल लड़ाई करने और कमीनेपन के लिए जाना जाता है, जहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर पलते हैं, इसलिए यहाँ के प्रिंसिपल ने फैसला किया है कि सबको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, जिसकी वजह से अगर कोई पढ़ाई में टॉप 7 में आ जाता है तो उसे जो सबसे बड़ी कंपनियों में नौकरी दी जाएगी और इसके अलावा उसे बहुत सारी चीज़ें भी दी जाएंगी। और ज़्यादातर यहाँ पर बच्चे आते हैं वह ट्रांसफ़र रोजगार पाने के लिए ही आते हैं। और ये सुनने के बाद वांग कहता है कि रुको रुको रुको, तुमने कहा कि यहाँ पर जो भी पढ़ाई करके टॉप 7 में पहुँचेगा उसे नौकरी दी जाएगी, मैंने सही कहा ना?
और ये सुनने के बाद सियान कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तो तुम मुझसे कहना चाहते हो कि यहाँ पर जो स्टूडेंट आते हैं वे पढ़ाई कर कर नौकरी पाने के लिए आते हैं? क्या बकवास है। मैंने तो सुना था कि यह स्कूल अपने कमीनेपन के लिए जाना जाता है, जहाँ पर गैंगस्टर पलते हैं। क्या मैंने सही नहीं कहा? और ये सुनने के बाद वह लड़का बताता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब से यहाँ के प्रिंसिपल आए हैं वे इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि यह स्कूल अपने कमीनेपन के लिए ही जाना जाता है। लेकिन उन्होंने फैसला किया है कि वह इस स्कूल को पूरी तरीके से बदल देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एम्प्लॉयमेंट सिस्टम बनाया है ताकि वह सारे लड़कों को नौकरी दे सके, और इसकी वजह से बाकी के गैंगस्टर अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे और अपने आप को पढ़ाई को ले जाएंगे। लेकिन जैसे हमारे प्रिंसिपल ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो मास्टर आते हैं उन्हें पढ़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है और न ही उन्हें कोई रोजगार चाहिए, इसलिए वे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते। और वैसे भी यहाँ पर जो मास्टर आते हैं वे लड़ाई करते हैं और उन्हें इन्हीं चीज़ों में मज़ा आता है। जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर जो मास्टर होते हैं वे लोगों को मारते हैं, अपने कमज़ोर लोगों को परेशान करते हैं। जो पढ़ाकू लड़के होते हैं उनसे अपना काम निकलवाते हैं ताकि वे आगे बढ़ सकें। और यहाँ के जो सबसे बड़ा लीडर था उसने भी ऐसा ही किया। उसने एक पढ़ाकू लड़के को अपना गुलाम बना लिया और उसी के साथ वह टॉप 7 में पहुंच गया और वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन जब टीचरों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने दोबारा से उसे फेल कर दिया। लेकिन मीडिया को इसके बारे में पहले से ही पता चल गया था और उन्होंने स्कूल की बहुत ही ज़्यादा बदनामी की थी। और हमारे प्रिंसिपल इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। हमारे स्कूल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। फिर इसके बाद एंट्री हुई ताइसु की। ताइसु स्कूल में पहली बार आया था सिर्फ एम्प्लॉयमेंट सिस्टम के लिए, ताकि उसे एक रोजगार मिल सके। और हमें ताइसु की स्टोरी को दिखाया जाता है जहाँ पर वह स्कूल में आता है और उसका सामना 2 गुंडों से होता है और वह गुंडे कहने लग जाते हैं कि तो तू ही ट्रांसफर स्टूडेंट है। मैंने सोचा नहीं था कि ये कोई कोरियन बंदा होगा, लेकिन देखने में तो ये बिल्कुल अफ्रीकन लगता है, बिल्कुल काला भद्दा दिखता है। मुझे यकीन नहीं होता कि ये कोई कोरियन है। और यह सुनने के बाद दूसरा गुंडा कहता है कि हाँ, ये देखने में बिल्कुल भी पढ़ाकू नहीं लगता, लेकिन अगर ये पढ़ाकू है तो ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। इससे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, चलो इसे पीटते हैं। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि ताइसु उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है और सियान बताने लग जाता है कि ताइसु इस स्कूल में एक परमाणु बम की तरह आया और पूरे स्कूल को तबाह करके रख दिया। और हम देखते हैं कि उसने बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उन गुंडों को मार दिया होता है। सियान बताने लग जाता है कि ताइसु बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और इस स्कूल के सारे गुंडों को बीट करता रहा और धीरे ही धीरे उसने वहाँ के लीडर को भी ख़त्म कर दिया। वह सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उसका लड़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है। वह सिर्फ चाहता है कि वह पढ़ाई करके यहाँ से कोई नौकरी पा ले ताकि वह एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। और इसी के साथ ही वह आगे बढ़ता रहा। इसलिए उसने फैसला किया कि यहाँ पर कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर यहाँ पर कोई लीडर बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले नंबर 1 बनना होगा और इसके लिए उसने पढ़ाई करनी होगी। अगर वह पढ़ाई में नंबर 1 बन जाता है तो तभी जाकर वह इस स्कूल का लीडर बन सकता है और मुझे अपना गुलाम बना सकता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह मेरे हाथों से बहुत ही ज़्यादा पिटने वाला है। सच में ताइसुक ने यही सब उससे कहा था और वह सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था उस वक्त। और उसकी सारी बातें उन गुंडों ने मान ली। उन गुंडों ने कहा कि वे इसके खिलाफ नहीं जाएंगे और वे भी पढ़ाई लिखाई करके नंबर 1 बनेंगे ताकि वे लीडर बन सके, और उसके खिलाफ कोई भी नहीं गया। सच में ताइसुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है। उसने आते ही पूरे स्कूल को बदल कर रख दिया। जो स्कूल अपनी लड़ाई करने के लिए जाना जाता था अब वह अपनी पढ़ाई के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर जो गुंडे होते हैं वे पढ़ाई करने पर ही अपना ध्यान देते हैं। क्या तुम मेरी बात को समझ गए? और ये सुनने के बाद तो वांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं तो कभी नहीं सोचा था कि ताइसुक इतना ज़्यादा अच्छा लड़का है। वह किस तरह से उन गुंडों को मारता है और उन्हें पढ़ाई करने के लिए मजबूर कर देता है। मैं तो इसके बारे में सोचा नहीं था कि वह बास्टर ऐसा निकलेगा। लेकिन अचानक से उसे अपने अंकल की बातें भी याद आती है, जहाँ पर उसका अंकल कहता है कि अगर तू स्कूल में नंबर 1 बन जाता है तो मैं तेरा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा और इसके अलावा मैं तुझे फंड भी दूंगा, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर तू हार जाता है तो तू दोबारा से मेरे पास आ जाएगा और जो मैं तुझसे बोलूँगा तू वह सारा का सारा काम करेगा। और ये सुनने के बाद वहाँ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता और कहने लग जाता है कि तो तुम मुझसे कहना चाहते हो कि अगर मुझे इस स्कूल में नंबर 1 बनना है तो मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी होगी और पढ़ाई में सबसे ज़्यादा आगे आना होगा, तभी जाकर मैं यहाँ का लीडर बन सकता हूँ। और ये सुनने के बाद सियान बताता है कि हाँ, बिल्कुल तुमने सही कहा। ताइसुक के हिसाब से तो ऐसा ही है, अगर तुम इस स्कूल में पढ़ते हो तो तभी जाकर तुम यहाँ के लीडर बन सकते हो। जिसे सुनने के बाद वहाँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? मैं यहाँ पर कोई पढ़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ। ये 50 मिलियन का सवाल है जो मुझे चुकाने हैं। मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में एक दिन भी पढ़ाई नहीं की और तू मुझसे पढ़वाना चाहता है। मैं उस ताइसुक को हरा दूंगा, उसे मार डालूंगा और यहाँ का किंग बन जाऊंगा। मुझे ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन
लेकिन अचानक से वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है बच्चों, लगता है कि तुमको दोबारा से कोई परेशानी खड़े कर रहे हो। और इसे सुनने के बाद वांग थोड़ा सा चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नर्स आ चुकी होती है, जो कहने लग जाती है कि ताइसु के यहाँ आने के बाद यह स्कूल पूरी तरीके से बदल गया। वह सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है, उसकी वजह से ये स्कूल इतना आगे तक पहुँच चुका है। और ये सुनने के बाद वांग कहता है कि लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला कि वह अच्छा लड़का है? क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? जिसे सुनने के बाद सियान बताता है कि क्या तुम्हें मिस नर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता? शायद तुम्हें पता नहीं है कि वे हमारे स्कूल की टीचर ही नहीं बल्कि वे एक डायरेक्टर भी हैं। वे सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इसके अलावा यहाँ पर जो टीचर आते हैं वे गुंडागर्दी का नाम सुनते ही यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मिस नर्स यहीं पर रुकी हुई हैं। वे बच्चों को सुधार देना चाहती हैं और उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है ताकि हमारे देश की तरक्की हो सके। वे सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसके अलावा वे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर ऐसी लड़की हमारे स्कूल में होती है तो वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हमारी मिस नर्स सबसे ज़्यादा ऊपर है। और ये सुनने के बाद मिस नर्स कहती है कि अरे तुम कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हो, मैं ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं हूँ, अब मुझे शर्म आ रही है। और वह कहने लग जाती है कि वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा इंजर हो, लेकिन कम से कम तुम्हें ज़्यादा चोटें नहीं आई है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और इसके अलावा तुमने पहले ही दिन लड़ाई करने की क्या ही ज़रूरत थी? शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं। लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा इंजर हुई है। और ये सुनने के बाद वांग थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि सियान टाइम क्या हुआ है? जिसे सुनने के बाद सियान बताता है कि हाँ, अभी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, तुम पूरा दिन बेड पर लेटे हुए थे। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या मैं पूरा दिन बेड पर लेटा हुआ था सिर्फ उस ताइसु की वजह से? मैं उस ताइसु को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, वे मेरे हाथों से आज मरेगा। लेकिन वह थोड़ा सा अपने मन में कहता है कि लेकिन ये सही भी है, अगर मैं उस पर केस कर दूँ तो वह जेल जा सकता है। लेकिन खैर छोड़ो, ये सब बेकार है। और ये देखने के बाद सियान कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? क्या तुम उससे दोबारा से लड़ाई करने के लिए तो नहीं जा रहे हो? ये सब पॉइंटलेस है, तुम दोबारा से उससे हार जाओगे, तुम उसका सामना नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद वांग बताता है कि मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन मैं उस चश्मिश का सर ही फोड़ दूंगा। जब तक मैं उसे मारूंगा नहीं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। और हम देखते हैं कि वांग दरवाज़ा खोलता है और हम देखते हैं कि उसके बाहर एक गुंडा खड़ा हुआ होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और कहने लग जाता है कि बच्चे, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से इतनी लंबी लाइन लग चुकी है, जल्दी से यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुम मेरे हाथों से मारा जाएगा। और हम देखते हैं कि वह गुंडा बड़ी तेज़ी के साथ भागते हुए उस नर्स के पास जाता है और कहने लग जाता है कि मिस नर्स मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। और ये सुनने के बाद वांग भी थोड़ा सा चौंक जाता है और वह बाहर आकर देखता है और कहने लग जाता है कि क्या बकवास है, यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी है। और हम देखते हैं कि जैसे वह बाहर देखता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सब के सब कमीने गुंडे होते हैं जो कि मिस नर्स को देखने के लिए आए हुए होते हैं। और ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ये मिस नर्स की खूबसूरती को देखने के लिए आए हैं? ये सब कितने ज़्यादा कमीने हैं। और वे सब गुंडे चिल्ला रहे होते हैं कि हे बड़वे, जल्दी से यहाँ से निकल जा, तेरी वजह से हमें कितना ज़्यादा इंतज़ार करना हो रहा है, जल्दी से यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुम मेरे हाथों से बहुत ही ज़्यादा पिटेगा। और ये सुनने के बाद वांग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ये लोग तो पूरी तरीके से मिस नर्स के पीछे पागल हुए पड़े हैं। और वह कहने लग जाता है कि तुम जैसे सुअर के शक्ल के लड़कों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए, वही तुम्हारा इलाज कर सकता है। और ये सुनने के बाद तो उन गुंडों की काफ़ी ज़्यादा जल जाती है और वह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सब कहने की, देखो जरा हमारा कितना ज़्यादा क्यूट फेस है, तुमसे ज़्यादा अच्छा है। और ये सुनने के बाद वांग कहने लग जाता है कि और तुम्हें लगता है कि तुम खूब ज़्यादा ही खूबसूरत, तुम्हें ज़्यादा भौंकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी क्या हालत हो सकती है। और ये सुनने के बाद सारे गुंडों की काफ़ी ज़्यादा जल चुकी होती है और वह गुस्से के साथ हमारे मेन कैरेक्टर वांग को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ दे रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि बास्टर, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, तू बहुत ही ज़्यादा बकवास करता है और सिर्फ बातें करता है, अगर दोबारा से कुछ कहा तो तुझे मैं मार डालूंगा। और ये सुनने के बाद वांग वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर दो लड़के होते हैं जो कहने लग जाते हैं कि क्या ये वही लड़का नहीं है जिसने आते ही ताइजुक से पंगा ले लिया और पहले ही मुक्के के अंदर ये हार गया था? सच में ये तो बहुत बड़ा लूजर है, एक ही मुक्के के अंदर डाउन हो गया। मुझे नहीं लगता है कि ये किसी को संभाल सकता है, लगता है कि इसे भी सबक सिखाना होगा और इसे अपना गुलाम बनाना होगा। फिर इसके बाद हमें टाइसन के क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ पर वांग भी आ चुका होता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि टाइसन, तेरा नाम तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है और तेरी शक्ल भी काफ़ी ज़्यादा डरावनी दिखती है, क्या तू मेरे साथ लड़ाई करना चाहेगा? अगर तूने लड़ाई नहीं की तो मैं तेरे घर तक पहुँच जाऊँगा और तुझसे लड़ाई करूँगा, क्या तू मेरे साथ लड़ाई करने के लिए दोबारा से तैयार है? और ये सुनने के बाद बाकी के बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और गुस्से के साथ
साथ कहते हैं कि बेवकूफ़ गधे कहीं के, क्या तू टाइसन से दोबारा लड़ने के लिए आ गया है? तूने उसे एक ही मुक्के के अंदर डाउन कर दिया था और तू बेवकूफ़ी कर रहा है। अगर तूने उससे दोबारा से लड़ने की कोशिश की तो वह तुझे मार डालेगा। बेहतर होगा कि बेवकूफ़ तू यहाँ से भाग जाए। और टाइसन कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ दोबारा से लड़ाई करना चाहता है? लेकिन मुझे तो तुम्हारा नाम सही तरीके से भी नहीं पता और रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है, तू ही मेरे हाथों से हारने वाला है। और यह सुनने के बाद वांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डर गया क्या? वैसे भी तू बहुत बड़ा डरपोक लगता है मुझे। और ये सुनने के बाद टाइसन वहाँ से धीरे धीरे चलने लग जाता है। और ये देखने के बाद वांग कहता है कि हे, तू तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा डरपोक निकला, दुबके पाँव यहाँ से निकल रहा है, सच में बहुत बड़ा डरपोक है। लेकिन टाइसन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद वांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तू मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है? जल्दी से वहीं पर रुक जा, अगर तूने मेरे साथ लड़ाई नहीं की तो मैं तेरे घर तक पहुँच जाऊँगा। और ये सुनने के बाद टाइसन थोड़ा सा चौंक जाता है और वह वांग कहने लग जाता है कि क्यों, तुझे बुरा लगा ना? अगर तूने मुझसे लड़ाई नहीं की तो मैं तेरे घर तक लड़ाई करने के लिए पहुँच जाऊँगा, तुझे मुझसे लड़ाई करनी होगी। और वैसे भी यहाँ इस स्कूल में नंबर 1 बनने के लिए या तो पढ़ाई करनी होगी या तुझे मारना होगा। और मेरे पास सिर्फ एक ही वजह है, मुझे तुम्हें ही मारना होगा, तभी जाकर मैं यहाँ पर नंबर 1 बन सकता हूँ। और ये सुनने के बाद टाइसन कहने लग जाता है कि तू क्या बकवास कर रहा है, तुझे ये सब कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने लड़ाई करने की कोशिश भी की तो क्लियर रिजल्ट दिख रहा है, तू ही हारने वाला है क्योंकि तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा कमज़ोर है। और ये सुनने के बाद वांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि है, तू क्या बकवास कर रहा है? वे कोई असली लड़ाई नहीं थी, मैंने सिर्फ अचानक से हमला किया था जिसकी वजह से मैं हार गया था। लेकिन इस बार मैं नहीं हारने वाला क्योंकि मैं इस लड़ाई में अपना 100% दूंगा, क्योंकि तू ही मुझसे हारने वाला है। अगर तू डर गया है तो तुझे यहाँ से भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तू मुझसे हार मान ले। और ये सुनने के बाद टाइसन कहता है कि मैं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है सब कुछ देख सकता हूँ। और ये सुनने के बाद वांग भी थोड़ा सा चौंक जाता है और टाइसन कहने लग जाता है कि देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए आया हूँ ताकि मैं एक अच्छी नौकरी पा सकूँ, क्योंकि मुझे एक नौकरी की ज़रूरत है ताकि मैं एक अच्छी लाइफ जी सकूँ। वैसे तो मुझे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें भी नौकरी की ज़रूरत है, तुम भी पैसे कमाना चाहते हो, तुम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए हो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मैंने सही कहा ना? और ये सुनने के बाद तो वांग भी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि हाँ यार, मुझे भी जॉब की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास अपने अंकल का 50 मिलियन का कर्जा है जो मुझे चुकाना है, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता। और टाइसन कहने लग जाता है कि देखो ब्रदर, तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी, अब तुम ये हरकत नहीं करोगे। और ये सुनने के बाद वांग कहता है कि फक यू, बाहर में जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट मज़े लेकर उन दोनों की लड़ाई को देख रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि उसने उसे गाली दी, क्या वह उसे मारेगा? मुझे तो नहीं लगता कि टाइसन उसे मारने वाला है, वह शांति से इस मामले को जाने देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह लड़ाई करे। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहता है कि हाँ सही कहा, मुझे लगता है कि वह दूसरा लड़का स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम वांग है, मुझे लगता है कि वही सबसे पहले हमला करेगा। और टाइसन कहता है कि अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो मैं यहाँ से चलता हूँ, वैसे भी मुझे तुमसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तेरे जैसे बहुत से गुंडे मुझे रास्ते में मिल जाते हैं जो मुझे रोज़ाना धमकी देते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जब लड़ने का वक्त आएगा तो मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाऊँगा। पर हम देखते हैं कि वहीं पर होडोंग बैठा हुआ होता है जो कहने लग जाता है कि मैं इस साइड को नहीं देख सकता। वह तुम्हें कितने ज़्यादा प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उससे लड़ाई करना चाहते हो। अगर उसने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया तो तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे और दोबारा उठने लायक नहीं होगे। बेहतर होगा कि सुशांति के साथ बैठ जाओ और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, तुम्हारे लिए यही बढ़िया रहेगा। और ये सुनने के बाद वांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? क्या तू मेरे हाथों से दोबारा से पिटना चाहता है? तू अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर मुझ पर दया करने के लिए कहता है, ये कितना ज़्यादा खराब है। और हम देखते हैं कि होडोंग अपनी आंखों को प्यारी करके दिखा रहा होता है और वांग कहने लग जाता है कि भाड़ में जगमहीने, मुझे तुझसे कोई भी बात नहीं करनी है, मैं घर जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वांग बाहर आकर इधर उधर देखने लग जाता है और कहता है कि यह टाइसन कहाँ पर चला गया, मुझे उसके साथ जाना था। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर सियान आ जाता है जो कहता है कि हे वांग, क्या तुम घर पर जा रहे हो? क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? जिसे सुनने के बाद वांग कहता है कि हे, तू तो वही है जो मुझे हॉस्पिटल के अंदर मिला था, तू यहाँ पर क्या कर रहा है और तुम मुझसे दोस्तों की तरह बातें क्यों कर रहा है? जिसे सुनने के बाद सियान कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम इस स्कूल में सबसे ज़्यादा ताकतवर लड़के हो और तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हो। और यह सुनने के बाद तो सियान का अंदर एटीट्यूड आ जाता है और वह कहने लग जाता है कि तो तुम मुझे चने के पेड़ में चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें ऐसे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला। और वह अपने मन में कहता है कि लगता है कि यह बच्चा तो मुझे चने के पेड़ पर चढ़ा कर ही मानेगा, ये मेरे तारीफ़ों का पुल बांध रहा है। और सियान कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, क्या तुमने टाइसन से लड़ाई की? क्या हुआ उस लड़ाई का? और यह सुनने के बाद वांग बताता है कि बाहर में चल लड़ाई, वह कमीना तो मुझे पढ़ाई के बारे में लेक्चर देकर चला गया। वैसे भी अगर मैं उसे सुबह मिला होता तो शायद मैं अचानक से हमला
करने की वजह से नहा रहा होता। अगर वह मुझे दोबारा से मिल जाए तो मैं उसे मार डालूँगा। वह चश्मे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तू भी इस बात को समझ गया होगा। सच में वह काफ़ी ज़्यादा बेकार है। मैं उसे मार डालूँगा। मैं उसके ऊपर किस तरह से हमला करूँ जिससे वह मर जाए? क्या मैं उसके पीछे से हमला करूँ? नहीं, नहीं, ये बेकार चीज़ है, मैं ये नहीं करने वाला। मुझे कोई ऐसा वार करना होगा जिसकी वजह से वह गुस्से में आकर मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए, तभी जाकर इस लड़ाई में कुछ मज़ा आएगा। और ये सुनने के बाद सियान थोड़ा-सा उदास हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि वांग, मुझे बताओ कि जब तुम्हें नौकरी पानी ही नहीं है तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम सिर्फ़ लीडर बनने के लिए आए हो? और ये सुनने के बाद वांग बताता है कि नहीं, नहीं, मुझे कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ किसी की वजह से आया हूँ। ये एक लंबी स्टोरी है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और ये सुनने के बाद सियान कहता है, तो फिर क्या तुम पढ़ाई कर कर यहाँ पर नंबर 1 बनना चाहते हो? यह सही रहेगा। जिसे सुनने के बाद वांग कहता है कि नहीं, मुझे पढ़ाई करने का कोई भी शौक़ नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ। जिसे सुनने के बाद सियान बताता है कि दरअसल बात यह है कि मैं ताइसुक को लीडर बनते हुए देखना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलबी हूँ, लेकिन ताइसुक के आने के बाद यह स्कूल पूरी तरीके से बदल गया। मैं एक नॉर्मल लड़के की तरह इस स्कूल में आ जा सकता हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ ताइसुक की वजह से। मुझे यहाँ पर ताइसुक के आने से पहले बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाता था, मुझे मारा जाता था, मुझे पीटा जाता था और मुझसे अपना होमवर्क कराया जाता था। ये सच में बहुत ज़्यादा बेकार दिन थे और मैं उन्हें याद नहीं करना चाहता। और ये सुनने के बाद वांग कहता है कि लेकिन भाई, तू इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो रहा है? और ये सुनने के बाद सियान बताने लग जाता है कि दरअसल बात यह है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। ना तो मैं किसी से लड़ सकता हूँ और ना ही किसी से बहस कर सकता हूँ, इसलिए मैं हमेशा पीटा जाता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन ताइसुक के आने की वजह से मैं एक अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ और नौकरी पाने के लिए एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ। सच में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर ताइसुक के जाने के बाद ये स्कूल पहले जैसे बन गया तो मेरे जैसे नॉर्मल लड़के का क्या होगा? मेरा तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। सच कहूँ तो मैं तुम जैसे घटिया लोगों को लीडर बनते हुए नहीं देखना चाहता। सिर्फ ताइसुक है जिसे मैं लीडर बनते हुए देखना चाहता हूँ और वही मेरा हमेशा लीडर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद वांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है, क्योंकि उसे घटिया बोला होता है। और इसे महसूस करने के बाद तो सियान भी डर जाता है और कहने लग जाता है कि भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं अपनी भावनाओं में बह गया, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि वांग उसे कुछ भी नहीं कहता और उसके सर पर हाथ रखता है और कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी। दरअसल मैंने इन सब चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। अब से मैं इन सारी चीज़ों का ध्यान रखूँगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और रही बात ताइसुक की, मैं उसे लड़ाई में नहीं हराना चाहता, बल्कि उसे मैं पढ़ाई में भी हराना चाहता हूँ, ताकि वह मेरे नीचे रहे और मेरे अंडर रहकर काम करे। तभी जाकर मैं ताकतवर बन सकता हूँ और मेरे दिल को सुकून मिलेगा। और वह इसी तरह से अजीब तरीके से हँसने लग जाता है। और ये देखने के बाद सियान अपने मन में कहता है कि ये बंदा शायद बदल गया है, आखिरकार इसके दिमाग में चल क्या आ रहा है। और वह कहने लग जाता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी पढ़ाई का इंतज़ाम कर देता हूँ और तुम्हारी पढ़ने में मदद भी कर दूँगा। क्या तुम्हें मेरी टेक्स्ट बुक चाहिए? लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर 2 बंदे आ जाते हैं और एक बंदा सियान को एक ज़ोरदार मुक्का दे मारता है, जिससे सियान की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और सियान दूर जाकर गिरता है। और वह दोनों बंदे कहने लग जाते हैं कि हे सियान, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरी आंखों ने आगे मत आया कर, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। क्या तुम्हें ये बात अभी तक समझ नहीं आई? और हाँ, तुम ही ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो और तुम्हारा नाम वांग डैम है, मैंने सही कहा ना? और ये सुनने के बाद वांग थोड़ा सा चौंक जाता है और वह बंदे कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि तूने ताइसुक से लड़ाई की है और इसके अलावा तूने होड़ों की बहुत ही ज़्यादा पिटाई की है। मैंने सही कहा ना? हमें तुझसे कुछ बात करनी है, चल हमारे पीछे आ जा, हमें तुझसे कुछ अकेले में बातें करनी है। और वहीं पर हम सियान की हालत को देखते हैं, उसे उन लोगों की बातें भी नहीं सुनाई दे रही होती है और वह काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। पर हम देखते हैं कि वांग उसे उसका चश्मा पहना देता है और कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बताओ कि मुझे कहाँ पर चलना है, मुझे बता तो दो मुझे कहाँ पर चलना है, नहीं तो मैं ऐसे नहीं चल सकता। और हम देखते हैं कि वांग उन बंदों के साथ चला जाता है और यह देखने के बाद सियान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो बिल्कुल वैसा ही है, जब ताइसुक स्कूल में आया था तो उसने एक बहुत बड़ा बदलाव करके दिखा दिया था और अब भी मुझे यही लग रहा है कि यह लड़का भी कुछ बड़ा करने वाला है। फिर इसके बाद हमें अकेली सुनसान जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर वे दोनों बंदे आ चुके होते हैं और कहने लग जाते हैं कि देखो, हमें घुमा फिरा कर बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर यूहान के कहने पर आए हैं। वह अभी भी हमारा लीडर है और उसके तहत ही हम ही काम करते हैं। यूहान जब हुआ करता था वह बहुत ज़्यादा ताकतवर था, यहाँ तक कि वह ताइसुक से भी ज़्यादा ताकतवर था। वह बहुत ज़्यादा निर्दय था और उसके राज में हम काफ़ी ज़्यादा मज़े करते थे। और उसकी बातें सुनने के बाद वहाँ मन में कहता है कि ये तो उसी लड़के की बातें कर रहे हैं जिसके बारे में सियान ने बताया था। और वह कहने लग जाता है कि तो तुम मुझसे कहना चाहते हो कि ये वही लड़का है जिसे
ताइसुक ने पीटा था। जिसे सुनने के बाद वह बंदे थोड़े से चौंक जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने सही कहा ना, वह ताइसुक से हार गया ना। और ये सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि हाँ ये सच है, सच कड़वा होता है लेकिन ये सच है कि ताइसुक ने उसे पीटा था। हमारे लीडर कुछ कारणों की वजह से उससे हार गया था, नहीं तो वह उससे कभी भी नहीं हार सकता। उसे शायद कोई परेशानी होगी और हम जानते हैं कि यह परेशानी तुम्हें भी है। जो यहाँ के साथ परेशानी थी वह तुम्हारे साथ भी परेशानी है। इसलिए हम चाहते हैं कि ताइसो को हम नीचे कर दें और योहान को अपना लीडर बना लें, क्योंकि ताइसो के आने के बाद यह स्कूल पूरी तरीके से बदल गया है। अगर हम इसे नीचे डाउन कर देते हैं और योहान को लीडर बना देते हैं तो ये स्कूल पहले जैसा ही हो जाएगा और यहाँ पर हम राज करेंगे। और यह सुनने के बाद वांग कहता है कि तो तुम मुझसे कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे बॉस का कुत्ता बनकर काम करूँ, उसके नीचे काम करूँ, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद वह बंदे कहते हैं कि हाँ हमने सही कहा, तू तो काफ़ी ज़्यादा होशियार है। और वांग कहता है कि तुम्हारी डील तो बुरी नहीं है। और यह सुनने के बाद वह बंदा थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ कि तूने एक सही फैसला ले लिया, क्या मैं तुम्हारी हाँ समझूं। पर हम अचानक से देखते हैं कि वांग उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है और यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मुक्का होता है, जिससे वह बंदा दूर जाकर गिरता है। और वांग कहने लग जाता है कि क्या बकवास है, क्या तुम मुझे यहाँ पर पकाने के लिए आए हो? मुझे लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर लड़ने के लिए लाए हो, लेकिन तुम्हारी बकवास सुनकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया हूँ। और हाँ, मैं इस स्कूल का अगला किंग होने वाला हूँ और तुम्हारा बॉस जिसे मैं अपना कुत्ता बना कर रखूँगा वह मेरे आगे कुछ भी नहीं है। मैं ताइसो को हरा कर यहाँ का किंग बन जाऊँगा और तेरे जैसे बॉसों को तो मैं अपना चमचा भी बनाना नहीं पसंद करता। और ये सुनने के बाद तो वह बंदा भी खड़ा होने लग जाता है और कहता है कि क्या फ़नी जोक मारा है, तू तो तुझ में तो कुछ ज़्यादा ही अकड़ है, लगता है तेरी अकड़ लिकानी होगी। वैसे भी तू एक लूजर के अलावा कुछ भी नहीं है जो ताइसुक के आगे हार चुका है। और हम देखते हैं कि अचानक से एक बंदा वांग के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिससे वांग पीछे की ओर चला जाता है, पर वांग उसके हमले से बच चुका होता है। और ये देखने के बाद वह बंदे भी वांग को दोबारा से मारने के लिए जा रहे होते हैं, पर हम देखते हैं कि वांग पीछे की ओर जाता है और दो जोरदार मुक्के उन दोनों के मुंह पर दे मारता है, जिसे देखकर तो वह बंदे भी काफ़ी ज़्यादा चौंक चुके होते हैं। पर हम अचानक से देखते हैं कि एक बंदा नीचे की ओर जाता है और वांग को नीचे से और गिराने की कोशिश करता है और वह उसे पूरी तरीके से पीछे की ओर घसीट रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वांग अपने आप को जैसे तैसे संभाल लेता है और वह अपने आप को रोक लेता है, जिसे देखने के बाद वह बंदा कहता है कि तेरे नीचे के हिस्से में तो बहुत ही ज़्यादा पावर है, बता कि तू खाता क्या है। और यह सुनने के बाद वांग गुस्से के साथ उसे एक जोरदार घुटना दे मारता है और कहने लग जाता है कि जा जाकर मेरी माँ से पूछ। पर हम देखते हैं कि वहीं पर दूसरा बंदा एक बैट उठा लेता है और कहने लग जाता है कि अपनी आंखें खुली रखना, क्योंकि मैं तुझे मारने वाला हूँ। पर हम देखते हैं कि वांग उसके हमले को अपने एक ही हाथ की मदद से रोक लेता है और कहने लग जाता है कि क्या कमज़ोर हमला था। और हम देखते हैं कि वे एक जोरदार मुक्का उस बंदे की पसलियों में दे मारता है, जिससे उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वह कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, अब मुझे मत मारना। लेकिन हम देखते हैं कि वांग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और कहने लग जाता है कि अब सरेंडर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्या मैंने तुझसे कहा था कि सरेंडर कर। और वह उसे एक जोरदार मुक्का दे मारता है। फिर इसके बाद थोड़े वक्त बाद हमें सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वह दोनों बंदे घुटनों के बल बैठे हुए होते हैं और वांग उनसे कहने लग जाता है कि तो तुम लोग मेरे पास डील लेकर आ गए थे, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर योहान ने भेजा था, क्योंकि तुम उसके अंडर रहकर काम करते हो, मैंने सही कहा ना। और वैसे भी तुमने मुझसे अलग तरीके से बातें की थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैं किसी के अंडर रहकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी का कुत्ता नहीं बनना चाहता। और वैसे भी जिस तरह से तुमने बात की थी उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने तुम्हें पीटा था, मैंने सही कहा ना। और ये सुनने के बाद वे बंदे कहते हैं कि हाँ सर, इसमें हमारी गलती है। और वांग अपने मन में कहता है कि इसका मतलब है कि यहाँ पर ताइसुक को मैं ही नफरत नहीं करता, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं जो कि ताइसुक से नफरत करते हैं, सारे लोग ताइसुक से नहीं डरते, लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि लेकिन सर, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। आप हमारे साथ काम क्यों नहीं करना चाहते? आप भी तो ताइसुक को हमारी तरह हराना चाहते हैं। अगर एक बार ताइसुक हार जाए तो आप इस स्कूल के अकेले लीडर बन जाएंगे। अगर आप चाहें तो योहान को भी अपने अंडर में कर सकते हैं, इससे आपकी जीत होगी। और वैसे भी अगर आप ग्रुप में लड़ेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, आप ताइसुक को बड़ी आसानी के साथ हरा सकते हैं और आपकी ताकत भी साबित हो जाएगी। और यह सुनने के बाद वांग उठता है और कहने लग जाता है कि हाँ, ये तूने बिल्कुल सही कहा, मैं तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बहुत सारे बंदों को मिलाकर इस ताइसुक को हरा सकता हूँ। शायद मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं घर जाकर इसके बारे में सोचूंगा। वैसे भी मेरा दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारी वजह से, आज मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है और पहले दिन ही मैं हॉस्पिटल के अंदर पहुँच गया हूँ। और हम देखते हैं कि वांग वहाँ से चला जाता है और वह दोनों बंदे एक दूसरे से कहने लग जाते हैं कि हमने इस लड़के के सामने ऐसी सिचुएशन पैदा की जिसकी वजह से इसको हाँ कहना पड़ सकता था, लेकिन इसने हाँ ही नहीं कही। आखिरकार ये किस तरह का बंदा है? जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर ये चाहे तो
ताइसो को बड़ी आसानी के साथ हरा सकता है। शायद इसे किसी के अंडर रहकर काम करना पसंद नहीं है, या फिर ये ग्रुप बनाकर किसी पर हमला नहीं करना चाहता। ये थोड़ा-सा अलग है। लगता है कि हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी निकालनी होगी। हमें इसके बारे में योहान को और जानकारी देनी होगी। आखिरकार कौन है ये लड़का? और हम देखते हैं कि हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक क्लास टीचर सभी को पढ़ा रहा होता है। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बदमाश लड़के होते हैं, वह किसी को घूर-घूर कर देख रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा घूर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वे वांग को घूर रहे होते हैं, जो कि पढ़ने के लिए तैयार हो चुका होता है। जिसे देखने के बाद होडोंग कहता है कि आखिरकार इस ट्रांसफ़र लड़के को क्या हुआ है? ये पढ़ने के लिए इतना जल्दी तैयार कैसे हो गया है? लगता है कि ताइसो की मार की वजह से इस पर कुछ असर तो हुआ है। और उन बंदों की तरह सियान भी वांग को ही देख रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि वांग ने उन लड़कों के साथ क्या किया है, लेकिन जो भी हो, ये पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और ये ताइसो को हराने के लिए तैयार है। पर हम देखते हैं कि सियान उसे ही ढूंढे जा रहा होता है, पर वांग तो बैठे-बैठे ही सो चुका होता है। जिसे देखने के बाद सियान कहता है कि लगता है कि पढ़ाई इसकी बस की बात नहीं है। फिर इसके बाद हमें घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे आवाज़ सुनने के बाद वांग खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि हे सियान, अगली क्लास कौन सी है? जिसे सुनने के बाद सियान बताता है कि नहीं, अगली क्लास कोई भी नहीं है, ये लंच टाइम है, हमें खाना खाने जाना है। जिसे सुनने के बाद वांग बताता है कि सच में पढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, मैं पढ़ते-पढ़ते थक गया हूँ, लगता है कि मुझे भूख लगी है, पढ़ाई करने की वजह से भूख लगी है, चलो खाना खाने चलते हैं। और वह दोनों बंदे वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन ताइसो को उन्हीं दोनों को देख रहा होता है। फिर इसके बाद हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग कहने लग जाता है कि हे सियान, तू पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्या क्या तू मुझे पढ़ाने में मदद कर सकता है? तू ही मेरी पढ़ने में मदद करेगा, मुझे पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता और वैसे भी मैं अकेला हूँ, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, इसलिए तू पढ़ने में मेरी मदद कर। जिसे सुनने के बाद सियान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी पढ़ने में कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ग्रेड भी बहुत ही ज़्यादा कम है, भला मैं तुम्हें क्या ही पढ़ा सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद वांग कहता है कि हे, तुम्हें मुझे झूठ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तू पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही बेहतर है, इसलिए तुम मुझे भी पढ़ा ताकि मैं आगे निकल सकूँ, नहीं तो तू मेरे हाथों से बहुत ज़्यादा पिटेगा। जिसे सुनने के बाद सियान कहता है कि नहीं नहीं, मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, तुम्हें किसी ने झूठ बोला है, मेरा ग्रेड बहुत ही ज़्यादा कम है और कुछ गुंडों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह गया हूँ, इसलिए मुझे पढ़ाई में आगे जाना होगा, मुझे भी अपने ग्रेड सुधारने हैं। और हम अचानक से देखते हैं कि सियान को कोई चम्मच फेंक कर मारता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जोरदार तरीके से मारी होती है। और ये कुछ बंदे होते हैं जो कहते हैं कि नाइस शॉट। अब ये दोनों चुप हो गए हैं और वे कहने लग जाते हैं कि अरे, ये तो ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, लगता है कि इसने सियान को अपना चमचा बना लिया है। सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, मुझे लगा था कि ये किसी ताकतवर को अपना चमचा बनाएगा। और ये सुनने के बाद वांग कहता है कि ये कौन है, मैंने इन्हें नहीं देखा। जिसे सुनने के बाद सियान बताता है कि मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था, ये योहान के सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। जिसे सुनने के बाद वांग कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी इन दोनों ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया है, तो हम इनका कुछ भी नहीं कर सकते। जिसे सुनने के बाद सियान कहता है लेकिन इन्होंने मुझे तो मारा है। और वांग कहता है कि देखो, तुम्हें कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप बैठकर खाना खाओ। और यह देखने के बाद वह बंदे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं। और दूसरा बंदा कहता है कि देखो भाई, ये सब ताइसो की वजह से हो रहा है, आजकल के लौंडे भी आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इन्हें अपनी ताकत दिखा देनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह बंदा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और अपनी एक दूध की बोतल फेंक कर वांग के ऊपर दे मारता है, जो वांग के सर में जाकर लगती है और वो सारा दूध फैल जाता है। जिसे देखने के बाद तो सियान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और बाकी बंदे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, पर हम अचानक से देखते हैं कि वांग तो कुछ भी नहीं कहता और वह कहता है कि लगता है कि दूध में चावल मिलने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, मैंने सही कहा ना, अब इसे खाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। और वांग की ये हरकत देखने के बाद उन दोनों बंदों को भी कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वे बंदे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं और कहने लग जाते हैं कि साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, बास्टर, तू आज हमारे हाथों से नहीं बचने वाला। पर हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, जो कहने लग जाता है कि हे, क्या तू ही ट्रांसफ़र स्टूडेंट है? तेरे बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी है, तू तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हे जॉइनिंग, तू तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, लगता है कि तू इससे भिड़ने की कोशिश कर रहा है और दोबारा से कोई परेशानी खड़े करने की कोशिश कर रहा है। चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जा, तुझे ज़्यादा कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद वहाँ कहता है कि हे सियान, मैं तुझसे दोबारा से पूछता हूँ, अब ये दोनों कौन हैं? जिसे सुनने के बाद सियान कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। योहान ने कुछ बंदों के साथ मिलकर अच्छे ग्रेड हासिल करने की कोशिश की थी, ताकि वह अपना एक अच्छा करियर बना सके। उस समय वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन यह कोई एक रैंक नहीं थी, बल्कि ये
टॉप 7 थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे और उस समय वह स्कूल पर राज करते थे। लेकिन ताइसुक के आने की वजह से सब कुछ बदल गया। उसने योहान को हराया, जिसकी वजह से योहान सबसे पीछे चला गया और टॉप 7 की रैंकों में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था और ये उन्हीं टॉप 7 में से एक हैं। तुम ये सामने जो बंदा देख रहे हो, इसका नाम ली जंगजिंग है और ये नंबर 7 है, और जो दूसरा बंदा है ये नंबर 5 है और इसका नाम पार्क यासु है। नंबर 5 कहता है कि है ह्यूमन, तुम्हें ज़्यादा बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम चुपचाप बैठकर कैफेटेरिया में अपना काम करो, तुम्हें परेशानी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि हे, तुझे ज़्यादा बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुझे मेरे रास्ते में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तू अपने काम से काम रखा, ये मेरा रास्ता है। और जिसे सुनने के बाद पार्क यासु काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी जोरदार प्लेट उस बंदे के चेहरे पर दे मारता है, जिसे देखने के बाद वांग भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि वाह, ये तो कितना ज़्यादा तेज़ था। और हम देखते हैं कि उस बंदे की एक ही प्लेट में हालत ख़राब हो चुकी होती है और नंबर 5 कहता है कि अब तेरे जैसे योहान के चमचे मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है। तुझ जैसे कमज़ोर को मेरे आगे बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शायद तुझे पता नहीं है कि मैं योहान से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन शायद तू अपनी औकात भूल गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने रास्ते से हटाने की? मैं चाहे कुछ भी करूँ, तुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। और हम देखते हैं कि वह एक ज़ोरदार प्लेट मार रहा होता है, लेकिन नंबर 7 उसे रोक देता है और कहने लग जाता है कि पार्क यासु, तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम गुस्से में आ गए तो उसे मार डालोगे। और ये सुनने के बाद वह बंदा भी अपनी प्लेट को फेंक देता है और कहने लग जाता है कि हे, तुम भी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो। जब से मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। और हम देखते हैं कि वह दोनों बंदे वहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन पार्क यासु कहता है कि हे ट्रांसफ़र स्टूडेंट, मैं देखना चाहता हूँ कि तू आगे क्या करने वाला है। मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तू आगे क्या करेगा। पर हम देखते हैं कि वांग को उसकी बातों से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। पर वहीं दूसरी तरफ उन दोनों बंदों की हालत ख़राब हो चुकी होती है और वे उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहाँ से जाते हुए वह बंदा कहता है कि हे बाशर, मैं तुझे मार डालूंगा, जब तक तू मर नहीं जाता मैं शांति से नहीं बैठूंगा। और ये सुनने के बाद वांग कहता है कि ठीक है, बाय बाय, अब चल यहाँ से निकल जा। और जिसे सुनने के बाद वह बंदा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हे सियान, शायद तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर तुझे दोबारा मिल गया तो मैं तुझे मार डालूंगा, तू देखता जा मैं क्या करने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद सियान भी थोड़ा सा डर जाता है। और ये सुनने के बाद वांग कहता है कि यह लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और वह दोनों तो देखने में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी लड़ रहे थे। लगता है कि उनसे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। हे सियान, क्या ये लड़का काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था? इसने तो मुझे दूध भी दिया था। और ये सुनने के बाद सियान भी थोड़ा सा चौंक जाता है और वह कहता है कि वह नंबर 8 है और वह योहान का राइट हैंड है और वह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। शायद तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है, वह भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। जिसे सुनने के बाद वांग बताता है कि पॉपुलर, इसका मतलब है कि वह बच्चों को मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मैं उसके बारे में जानता हूँ क्योंकि मैंने उसके बारे में कल ही पता लगा लिया था और उन दोनों बंदों ने मुझे इसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। ये शायद सही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जो भी हो, ये अभी अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये स्कूल के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सके। वैसे भी ताइसुक से हारने की वजह से योहान नीचे गिर गया था और ये बंदे भी कमज़ोर पड़ गए हैं। ये ताइसुक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए ये कमज़ोर लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अपने आप को ताकतवर दिखा सकें। सच में ये काफ़ी ज़्यादा अजीब और भद्दा है, मैं तो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करता। और ये सुनने के बाद सियान बताता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब योहान को सस्पेंड कर दिया गया है, अब वह स्कूल नहीं आता। जिसे सुनने के बाद वांग थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया, पर क्यों? जिसे सुनने के बाद सियान बताता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब ताइसुक से लड़ाई हुई थी उस समय एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया था। अब वह बिल्कुल भी स्कूल नहीं आता। जिसे सुनने के बाद वांग कहता है कि रुको रुको रुको, क्या तुम मुझसे कहना चाहते हो कि स्कूल ने उसे सस्पेंड कर दिया, जबकि यह स्कूल लड़ाई करने मारपीट करने के लिए जाना जाता है, और तुम कहना चाहते हो कि उसे सस्पेंड कर दिया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? और यह सुनने के बाद सियान बताता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उस दिन जो घटना घटी थी वह सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इसके लिए स्कूल ने उसे एक बहुत बड़ी सज़ा दी है जो कि बाकी स्कूल नहीं दे पाते। लेकिन यह भी सच है कि उसकी सज़ा जल्दी ही ख़त्म होने वाली है और वह जल्दी स्कूल आना स्टार्ट कर देगा। इसलिए तो पार्क ह्यूंग ने अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह योहान के सामने अपने आप को ताकतवर साबित कर ले सके। इसलिए तो वह हम जैसे बंदों को रोज़ाना परेशान करता है और हम उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और यह सुनने के बाद वांग कहता है कि तो इसका मतलब है कि उस गुंडे को मुझे सबक
सबक सिखाना होगा। और ये सुनने के बाद तो सियान भी हैरान हो जाता है, जिसे देखने के बाद वांग कहता है कि तुम इतने ज़्यादा हैरान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, बदले में तुम मुझे पढ़ा देना। अगर तुम मुझे पढ़ा देते हो तो मैं तुम्हारे लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी तुम्हारे ग्रेड मुझसे तो कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं, अगर तुम मुझे पढ़ाओगे तो मेरी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद हो जाएगी। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारे ग्रेड कम है। जिसे सुनने के बाद सियान कहता है कि हाँ, मेरे ग्रेड बहुत ज़्यादा कम है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। और ये सुनने के बाद वांग बताता है कि तुम्हें मुझे पढ़ाना होगा, कम से कम तुम्हारे ग्रेड मुझसे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम मुझे पढ़ाओगे तो मैं शायद टॉपर बन सकता हूँ। तुम्हें मुझे पढ़ाना ही होगा, तभी जाकर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या ये सही नहीं है? जिसे सुनने के बाद तो सियान भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और कहने लग जाता है कि तो इसका मतलब है कि तुमने वह दूध की थैली जानबूझकर अपने सर पर ली थी और इसलिए तुम ये हरकतें कर रहे थे, क्या इसका ये मतलब तो नहीं? जिसे सुनने के बाद वांग हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं तो बस चाहता हूँ कि तू किसी तरह से मुझे पढ़ा दे और मैं तेरी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। चलो एक सौदा करते हैं, अगर तू मुझे पढ़ाने के लिए तैयार है तो मैं उन सारे बंदों को मारूंगा जो तुम्हें परेशान करते हैं। क्या ये डील डन रही? और ये सुनने के बाद सियान भी हाँ कहता है। फिर इसके बाद हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बंदा कह रहा होता है कि वह बास्टर कमीना, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, अगर योहान यहाँ पर होता तो ऐसी हरकतें कभी भी नहीं होती। लगता है कि उस ट्रांसफर स्टूडेंट को सबक सिखाना होगा, वह अपने आप को समझता क्या है, उस साले को मैं मार डालूंगा। और ये सुनने के बाद पीले बालों वाला बंदा कहता है कि लेकिन भाई वह ट्रांसफर स्टूडेंट लगता है कि उसने सियान पर ऊपर कब्जा कर लिया है और वह उसे अपना काम करा रहा है, उसने उसे पढ़ने के लिए भी कहा था। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, वह बस ताइसो के नियमों को फॉलो कर रहा है, अगर उसने ताइसो के नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो ताइसुक उसे सबक सिखा देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमें पता चलता है कि ताइसुक ने भी इस स्कूल का ऊपर अपने नियम थोप रखे होते हैं, जो भी उसके नियमों को तोड़ेगा वह उसके खिलाफ जाएगा और ताइसुक उसे खुद सबक सिखाएगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह दोनों बंदे भी आ चुके होते हैं जिनको वांग ने बहुत बुरी तरीके से पीटा होता है और वह दोनों कहने लग जाते हैं कि भाई वह ट्रांसफर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसे अभी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसने फर्स्ट क्लास को भी हरा दिया था, क्योंकि फर्स्ट क्लास ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी और इसके अलावा उसने होडोंग को भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारा था। हमने भी उसे समझाने की कोशिश की थी लेकिन उससे भी हमें हरा दिया, जिसकी वजह से हमें उसे सब कुछ बताना पड़ा जो भी हमारे पास जानकारी थी। जिसे सुनने के बाद पीले बालों वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गधे कहीं के, तूने उसे सब कुछ बता दिया, अगर तुझे योहान से डर नहीं लगता तो ताइसुक के पास चला जा, नहीं तो तू मेरे हाथों से पिटने वाला है। और यह सुनने के बाद यंगनम कहता है कि हे चुप हो जा, उन्होंने जो भी किया वो सब डर की वजह से, अब जो हो गया वो सो हो गया, लेकिन मेरे पास अभी भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लान है, अगर मैं इस प्लान के हिसाब से चलता हूँ तो मैं उस ट्रांसफर स्टूडेंट को मार सकता हूँ और वह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अब मेरी बारी है उसे सबक सिखाने की। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह फाइटिंग मानवा कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।